आप सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी बात करेंगे शब्द विचार के बारे में और जानेंगे उसकी परिभाषा, उसके भेदों के बारे में। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको आप हल करके देख सकते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो सके कि आपने कितना सीखा, कितना समझा। पिछली हमारी वीडियो हिंदी वर्ण विचार के बारे में थी, जिसमें हमने जाना था हिंदी वर्णमाला का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उसके कितने भेद होते हैं। परंतु उसमें एक चार्ट रह गया था जो कि इस वीडियो में मैंने उसको इंक्लूड किया है। अगर आपने हिंदी वर्णमाला के बारे में, वन विचार के बारे में आपने वीडियो नहीं देखी है, तो वीडियो के अंत में मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जिस पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला के एक चार्ट के साथ। हिंदी वर्णमाला का अगर हम चार्ट देखें तो इसमें स्वर और व्यंजन इसके दो भेद हैं। दीर्घ स्वर हमारे 7 होते हैं, हाथ स्वर हमारे 4 होते हैं। 7 और 4 कुल मिला के हमारे 11 स्वर हुए। और वर्ण व्यंजन की बात करें तो 27 हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ हमारे 4 व्यंजन होते हैं, उष्म व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और आगत ध्वनियां हमारी 2 हैं। तो कुल मिला के 41 ये बने। तो 41 और 11 हमारे 52 हिंदी वर्णमाला पूरी कहलाती है। आइए जानते हैं, अब शुरुआत करते हैं शब्द की परिभाषा के साथ। एक या एक से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ अथवा मतलब प्राप्त होता हो उसे शब्द कहते हैं। यानी अगर इसको सरल भाषा में अगर हम समझें, वर्णों का सार्थक ऐसा समूह जिसका अपना एक अर्थ निकलता हो, वह आपका शब्द कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, आ जमा म आम। आम शब्द के सुनते के साथ ही हमारे जो मन मस्तिष्क के अंदर एक छवि बन जाती है एक फल की। इसका मतलब एक निश्चित इसका अर्थ है। ऐसे ही तमाम शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ होता हो, वर्णों का ऐसा सार्थक समूह जिसका एक अपना निश्चित अर्थ निकल जाता है, वो हमारे शब्द कहलाते हैं। शब्द के भेदों की बात करें तो उसके 4 भेद होते हैं: अर्थ के आधार पर, बनावट या फिर रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। आइए जानते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों के बारे में। शब्दों के जो अर्थ निकलते हैं उसके आधार पर शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। यानी किसी भी शब्द को हम जब सुनते हैं तो उसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, लेकिन उसके साथ साथ अर्थों के आधार पर भी 2 प्रकार है। इसके 2 भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। वे शब्द जिसमें कोई अर्थ निकलता हो, जिसकी कोई सार्थकता हो। जैसे कि गुलाब, आदमी, विषय। इन शब्दों को हम कहीं अगर पढ़ते हैं या कोई हमारे सामने बोलता है, तो तुरंत हमारे दिमाग में उसकी छवि बन जाती है या फिर हमारा ध्यान उस शब्द की तरफ चला जाता है जिसका एक अपना अर्थ निकल रहा है। परंतु निरर्थक शब्द की अगर बात करें, उसका हम अपनी भाषा में प्रयोग तो करते हैं, परंतु उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा होता, अनायास ही हम उसको अपनी भाषा में प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, देना वेना, मुक्का वुक्का। यहाँ पे वेना या फिर वुक्का जो लिखा हुआ है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, परंतु हम जब बोलते हैं, आपस में संप्रेषण करते हैं, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। आगे जानते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेदों के बारे में। किसी भी शब्द, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। इसलिए शब्दों के प्रयोग को सबसे ज्यादा तरजीह दी जाती है, उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि हम उसका प्रयोग करते हैं। अगर इसके आधार पर हम देखें तो इसके 2 भेद होते हैं। पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिसके प्रयोग से लिंग, वचन, कारक का परिवर्तन आता है, वे शब्द विकारी कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों के प्रयोग करने से हम किसी वाक्य के अंदर विकार उत्पन्न होता है, वे हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। इसके अगर भेदों की बात करें तो इसके उपभेद हैं 4: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब मेरी जो आगे वीडियो मैंने दी गई है या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं, उसमें इन सभी बिंदुओं के ऊपर वीडियो बना दी गई है। अगर आप देखना चाहें कि किस प्रकार से वाक्य के अंदर इनका प्रयोग होने पर परिवर्तन होता है, तो आप स्पष्ट रूप से वहां पे जान सकते हैं किस प्रकार से संज्ञा का प्रयोग करने से परिवर्तन हो जाता है वाक्य के अंदर। आगे हम जानते हैं अविकारी शब्द। वे शब्द जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग करने पर उसका परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके उपभेद 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधन, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये भी आगे वीडियो बनाई जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। तीसरा इसका पॉइंट है, तीसरा हमारा भेद है रचना या फिर बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर इसके 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। आइए जानते हैं रूढ़ शब्द क्या होता है। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं,
लेकिन अलग होने पर या टुकड़े करने पर उसका अर्थ निरर्थक हो जाता है या फिर उसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम उदाहरण देख सकते हैं जल। जल शब्द के सुनते के साथ ही हमारे दिमाग में एक छवि बन गई तरल पदार्थ की। लेकिन परंतु अगर ज और ल को अलग कर दिया जाए तो उसका कोई अपना अर्थ नहीं निकलता। यानी जल का अर्थ सुनते के साथ ही, शब्द सुनते के साथ ही सीधा सीधा पानी का हमारे दिमाग में जो छवि बनी वो हमारा रूढ़ शब्द कहलाया। लेकिन यौगिक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिसमें दो सार्थक शब्द जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्वदेश। स्व जमा देश, यानी स्व यानी खुद का, देश यानी हमारा जो कि देश होता है, यानी खुद का देश, स्वदेश। ऐसे ही देवालय देख रहे हैं आप, देव जमा आलय। इसमें दोनों शब्दों को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो दोनों का ही अपना निश्चित अर्थ निकल रहा है। अगर योग रूढ़ की बात करें तो ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों, बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। यानी आप अक्सर ऐसे शब्द देखते होंगे जिनको पढ़ते के साथ ही आपके दिमाग में किसी चीज की, किसी और वस्तु की छवि बन जाती है। जैसे कि दशानन। दशानन शब्द के सुनते के साथ ही हमारे दिमाग में रावण की छवि बन जाती है। अगर पंकज की बात करें तो कीचड़ में जो उत्पन्न लेता है, जो जन्म लेता है, पंख यानी कीचड़, जड़ यानी जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन है? कमल, यानी कमल की छवि बन जाती है। हमने समास पढ़ा था, समास के वीडियो में हमने जाना था कि बहुव्रीहि समास भी कुछ ऐसे ही होते हैं जिसमें शब्द को देखते के साथ ही हमारा ध्यान किसी और चला जाता है, यानी अर्थ हम तीसरा लेते हैं। आगे बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में। शब्दों की उत्पत्ति हमेशा ही अलग अलग स्थानों से होती है। अलग अलग भाषाओं के शब्द एक भाषा के से दूसरी भाषा में पलायन करते रहते हैं। क्योंकि हिंदी भाषा की बात करें या विश्व की किसी भी भाषा की बात करें, अगर वो आज वर्तमान में जीवित है और इतनी समृद्ध हो रही है तो उसके पीछे कारण यही होते हैं कि हम दूसरे के भाषाओं के शब्दों को अपनी भाषा के अंदर ग्रहण करते चले जाते हैं और हमारी जो भाषा होती है वो अपने आप ही विशाल बन जाती है। ऐसे ही तमाम शब्द हम हिंदी में बहुत सारे शब्द देखते हैं जो कि हम प्रयोग करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर, शब्दों के चार भेद होते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशी शब्द। अब पहले बात करते हैं तत्सम शब्द। वे शब्द तत् यानी उसके जैसा, सम यानी समान, यानी जो कि संस्कृत के से सीधे सीधे हमारे हिंदी भाषा के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो कि संस्कृत भाषा से आए हैं परंतु वो परिवर्तित नहीं हुए, वैसे के वैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मृत्यु, रात्रि, सत्य, ज्येष्ठ, दिवस, अग्नि। यहाँ पे जितने भी आप शब्द देख रहे हैं ये सारे के सारे कौन से हैं? जो कि संस्कृत से सीधे आए हुए हैं। जैसे कि हम अग्नि का प्रयोग करते हैं, क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, वायु का प्रयोग करते हैं, ये हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगर तद्भव की बात करें तो जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हों, यानी जिनका परिवर्तन हो गया हो हिंदी में, शब्द तो वही थे परंतु उनका परिवर्तित रूप हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, वे हमारे तद्भव कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं आग, जो कि आजकल हम अग्नि का आग बन गया, क्षेत्र का खेत बन गया, रात्रि का रात बन गया, सूर्य का सूरज बन गया, जिनका हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं। यहाँ पे सामने भी कुछ उदाहरण है, जैसे कि चतुर्थ का चार बन गया, वत्स का बच्चा बन गया। ठीक है। अब तद्भव शब्दों के दो प्रकार होते हैं। वे जो कि संस्कृत से आने वाले हैं, दूसरा जो कि प्राकृत भाषा से आए हैं। अगर हम इसके पूरी रचना के बारे में बात करें तो किस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ उसको पहले हम जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया जाता था, जिसके बाद लौकिक संस्कृति आई, उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और अब हिंदी बन गई। यानी हिंदी का पूरा विकास किस प्रकार से हुआ है? पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। तो जो कि प्राकृत से भी सीधे आए हैं, जैसे कि चतारी, वच, इनका प्रयोग होता है कई बार, या संस्कृत से जो सीधे आए हैं अग्नि, मयूर, इनको हम थोड़ा याद कर सकते हैं ताकि हम सरलता से पहचान सके। देशज शब्द वे होते हैं ऐसे शब्द जो कि भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में प्रयोग होते हों, उनका हम प्रयोग करते हैं हिंदी के अंदर। जैसे कि खटखटाना,
खिचड़ी। इनको इनका शब्द हमें हिंदी के अंदर विशेष तौर पे साहित्यिक भाषा या फिर कहीं पे नहीं मिलती। ये क्षेत्रीय भाषाओं के से हिंदी के अंदर लिया गया है। वे भाषा, वे शब्द जो कि देश के ही किसी भाषा या बोली से हिंदी के अंदर आए हैं, वे हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा एक संकर शब्द भी होते हैं, वो भी आप जान लीजिए, जो कि देश के जो हमारी हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के शब्द प्लस में अंग्रेजी की भाषा, यानी जैसे कि एक अच्छा उदाहरण है उसका रेलगाड़ी। रेल है हमारा अंग्रेजी शब्द, लेकिन गाड़ी है हमारा हिंदी का शब्द, तो रेल जमा गाड़ी रेलगाड़ी बनी, ये हमारा संकर शब्द कहलाया। चौथा है हमारा विदेशी भाषा शब्द। ऐसे शब्द जो कि भारत के बाहर से आए हैं और उसका ज्यों का त्यों हम प्रयोग कर रहे हैं। अब वो कौन कौन सी भाषाओं के शब्द हो सकते हैं? फारसी भी हो सकती है, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, ग्रीक। ऐसे शब्द तमाम जो कि हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं, जिनको हम बिल्कुल पहचान भी नहीं सकते कि अब ये हिंदी के नहीं है, परंतु ये हम कहाँ से हम लोगों ने ग्रहण किया है? अन्य किसी देश की भाषा से ग्रहण किया है। जैसे कि अगर बात करें अंग्रेजी से जो शब्द आए हैं, कॉलेज, पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल। फारसी से जो आए हुए, अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर। इन सभी शब्दों को आप लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि कुछ परीक्षाओं में ये पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन सी भाषा का शब्द है। अगर अरबी की बात करें तो औलाद, आदमी, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैद, मालिक, गरीब। तुर्की की बात करें तो कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा, बहादुर। अब जैसे हम बहादुर का प्रयोग करते हैं, परंतु हमें पूरी तरीके से ये हिंदी का लगता है, परंतु ये कहाँ से आया है? तुर्की से आया हुआ है। पुर्तगाली से आए हुए हैं अचार, आलपिन, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, काफी और कमीज। फ्रांसीसी से जो आए हैं पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल। चीनी भाषा से जो आए हैं तूफान, लीची, चाय, पटाखा। यूनानी से टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा। जापानी भाषा से जो हम अक्सर प्रचलित है, ये तो सभी जानते हैं, रिक्शा। यानी आपने इन सभी भाषाओं के जो शब्द देखे, इनको हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा ताकि कहीं अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो हम तुरंत उत्तर इसका दे सके, क्योंकि इनको पहचाना थोड़ा कठिन इसलिए हो गया है क्योंकि हिंदी में इनका बिल्कुल आम तौर पर हम प्रयोग करने लगे हैं। अब ऐसा महसूस ही नहीं होता कि ये हिंदी का कोई शब्द इनमें से नहीं है, ये विदेशी भाषा से आए हुए हैं। सामने आपको कुछ प्रश्न दिख रहे हैं जो कि वीडियो में जो मैंने आपको बताया है उसके आधार पर पूछे गए हैं। आप इसको हल करके देख सकते हैं ताकि आपको पता लग सके कि आपने कितना सीखा, कितना समझा। आशा है आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों को पसंद आई होगी वीडियो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और वीडियो के को सब्सक्राइब भी चेक करें ताकि आपको जो मेरी आगे की वीडियो है उसके बारे में पता लगता रहे। आप सभी का धन्यवाद।